हाँ बेटा, कल हम लोगों ने 6 और 7 इलस्ट्रेशन कर लिया था क्या? चलिए आज हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। अच्छा, मैंने कल एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको जिसमें टोटल सेल्स में क्या इंक्लूडेड थी? एबनॉर्मल सेल। देखो, एक मिनट पंकज, इसी से पढ़ा दो। देखो बेटे, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को अपने को इन्वेंट्री की वैल्यू पता करनी है। 1 अप्रैल 2019 को इन्वेंट्री का वैल्यू यानी पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना होगा। 1,42,500 गिवन है। परचेज 762,500, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,500, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30, फाइनेंशियल चार्जेस 21,500 और सेल्स का फिगर है 12,45,000। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग द इन्वेंट्री on 31st March 2019, a sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for rupees 50। एक इन्वेंट्री जो कितने रुपए की थी? 50,000। उस 50,000 रुपए की वैल्यू को कितने रुपए से रिड्यूस किया गया? 17,500। तो असेट की वैल्यू कितनी आ गई? 32,500। मतलब 32,500 वाला स्टॉक जो एबनॉर्मल कैरेक्टर का था वो इस 1,42,500 में इंक्लूडेड है। मुझे फटाफट ये बताओ, जब कोई चीज एबनॉर्मल कंडीशन में आ जाती है तो क्या आप उसी के ऊपर वही प्रॉफिट का परसेंटेज अर्न कर सकते हो क्या जो नॉर्मल केस में कर सकते थे? नहीं। इसका मतलब मुझे इस 1,42,500 में से एबनॉर्मल आइटम को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और नॉर्मल आइटम को अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल आइटम को ही बेचकर मैं सही प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, एबनॉर्मल आइटम को बेचकर सही प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। आगे लिखा है एंड इट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹45,000। देखा कितने को घाटा हुआ ना बेटा? बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, अगर इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दें, द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन सेल्स। बाकी की सेल्स पर हमने 20% का प्रॉफिट कमाया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखो बेटे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मतलब कि आपके पास स्टॉक कितने का है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला बोलिए फटाफट। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है तो हम लोग ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस को माइनस कर दें क्लोजिंग स्टॉक को, तो अपना सीओजीएस आ जाता है। अब अपने को क्लोजिंग स्टॉक पता करना हो तो हमारे पास जितना भी गुड्स अवेलेबल था उसमें से जितना बेच दिया वो माइनस कर दें तो बचा हुआ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सीओजीएस का एक फॉर्मूला दूसरा और भी तो होता है, और वो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस जीपी। अब मुझे इस क्वेश्चन में सेल्स कितने रुपए की गिवन है? 12,45,000। पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं इस 12,45,000 को 20% से लेस नहीं कर सकता, क्योंकि इस 12,45,000 रुपए में 45,000 रुपए की सेल एक ऐसे आइटम की है जिस पर मुझे प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ, तो मेरे को 12 लाख आया क्या बेटा? अब इस 12 लाख का 20% अगर मैं लेस कर दूं तो आंसर जो आएगा वो 9,60,000 आएगा क्या? यानी ये मेरे बिके हुए माल की कॉस्ट हो गई कि नहीं हो गई? अब अगर मेरे पास जो गुड्स अवेलेबल है, मेरे पास जो गुड्स क्या था बेटे? अवेलेबल, उस अवेलेबल स्टॉक में से बिके हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स को लेस कर दूंगा तो क्या है बैलेंसिंग फिगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं कह दूंगा इतना तो था, इतना मैंने बेच दिया, बचा हुआ मेरे पास क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। एम आई क्लियर बेटा? अब मुझे ये बताओ, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है ये टोटल सेल्स की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है या नॉर्मल सेल्स की नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है? नॉर्मल सेल्स की नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो मैं जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस करूंगा वो टोटल अवेलेबल स्टॉक में से लेस करूं या टोटल अवेलेबल नॉर्मल गुड्स में से लेस करूं? बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो मुझे कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? टोटल नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड लेस करूंगा, तब जाके बचा हुआ आंसर क्या निकल कर आएगा?
क्लोजिंग स्टॉक। आ गई बेटे बात समझ? लिखना शुरू कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या बोल, फिर से बोल। बता देता हूं, लिखो। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020। बेटा आपने कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ा हुआ है? उसमें दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 में मार्केट में वैल्यू कम हो जाने के कारण 10% से वैल्यू कम करनी पड़ी। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 था जहां ए और डी, ए कंसाइनी था, डी कंसाइनर था, साइकिल वाला क्वेश्चन था, जिसमें 180 साइकिल में से 20 साइकिल शॉप स्पॉइल्ड हो गई थी और उसका वैल्यू 50% से कम करना पड़ा। वो इन्वेंट्री थी ना बेटे। हम इन्वेंट्री की वैल्यू कम क्यों करते हैं? हमारे को अच्छा लगता है? नहीं। हम क्यों कम करते हैं वो नहीं, हम जानबूझकर क्यों कम करते हैं? वो तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, वो तो हमें करना पड़ता है। हम जानबूझकर वैल्यू कम क्यों करते हैं? ये देखो, एक एसेट की वैल्यू कितना रुपए से कम करना पड़ा? 17,500। क्यों कम करते हैं हम लोग? जब वो इन्वेंट्री या वो तो आउट ऑफ फैशन हो जाए, या वो डैमेज्ड इन्वेंट्री हो, या वो कस्टमर खरीदता ही नहीं हो। बहुत मुश्किल। सेल कब लगती है? जब ओवर स्टॉक हो जाता है या थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है, तो वो 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ करके गुड्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि कुछ इन्वेंट्री गोडाउन में पिछले साल के एंड में जब क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे थे, तो टोटल इन्वेंट्री में एक गुड्स ऐसी थी जिसकी प्राइस कितने की थी? 50,000। लेकिन उसकी पोजीशन को देख के, सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, और अगर इसका रेट कम नहीं किया गया तो कस्टमर को हम ये गुड्स नहीं बेच पाएंगे। तो इन्होंने 50,000 रुपए की इन्वेंट्री की वैल्यू कितने से कम कर दी? 17,500। और 17,500 से कम करते ही इन्वेंट्री का वैल्यू भी, जो कॉस्ट प्राइस 50,000 था, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 32,500 पे आ गया कि नहीं आ गया? एंड देन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हमने इन्वेंट्री को किस पर रिकॉर्ड कर लिया होगा? 32,500, जो इसमें इंक्लूड है ना बेटा। अब जब इस साल गुड्स बेचेंगे तो इसको भी तो बेचेंगे। पहले ये बिकेगा, फिर ये बिकेगा। टेल मी यस और नो। तो पहले जब 142,500 को बेचेंगे तो क्या इसमें सारा ही नॉर्मल है क्या? नो, कुछ तो एबनॉर्मल भी पड़ा था। तो क्या मैं इस सारे को बेचकर 20% प्रॉफिट कमा पाऊंगा? नहीं। इसको एक्सक्लूड करके कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा? बात समझ में आ गई? चलो लिखो। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन April 1st 2019, this is rupees 1,42,500. Now less value of abnormal stock। ओरिजिनली कितने का परचेज था? 50,000। अपन ने 17,500 कम करके इसकी स्टॉक की वैल्यू को कितना बना दिया होगा? 32,500। तो क्या अब हमारे पास वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक 1,10,000 आ गया? अब इसमें क्या कर दें हम लोग? ऐड परचेजेस। कितनी है परचेज? 762,500। ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है? 1,50,000। अब मेरे को आप एक आंसर देना, ये जो मेरा आंसर आ रहा है, ये कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हुआ कि नहीं हुआ? मैं कहूंगा 1,10,000 का पहले से पड़ा था,
762,500 का मैंने और खरीदा और उसको मैन्युफैक्चर करने पर कितने पैसे खर्च हो गए? 1,50,000। टोटल बताओ देखें। 10,22,500 मेरे पास इतना कॉस्ट का गुड्स बेचने के लिए पड़ा हुआ था। अब इसमें से जितना बच गया वो लेस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, या इसमें से जितना बेच दिया वो लेस कर दूं तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। समझे क्या मेरी बात? अच्छा, इसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करूं या कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड लेस? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन है देखो, 12,45,000 लेस एबनॉर्मल सेल। बेटा एबनॉर्मल सेल कैसी? हमने इस साल में एक ऐसा आइटम बेचा है 45,000 जो एबनॉर्मली इफेक्टेड था बेटे। बताओ फटाफट, नॉर्मल सेल्स कितनी आई? आ गई 12 लाख। अब मैं प्रॉफिट को लेस किस में से करूं? 1245 में या 12 लाख में से? 12 लाख में से। 20% 12,45 का लेस करूं या 12 लाख का लेस करूं? 12 लाख लेस प्रॉफिट एट द रेट 20% ऑन सेल्स गिवन है। बताओ देखें, 2,40,000। क्या आपके पास कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड 9,60,000 आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट बताइए, ये जो वैल्यू होगी ये कौन सी होगी? दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताओ कितना? 62,500। दिस इज द आंसर। बेटा समझ में आ गया क्या? इजी। सबसे पहले मैंने क्या किया? ओपनिंग स्टॉक में से एबनॉर्मल को हटा दिया, फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल रहा होगा वो सब नॉर्मल नेचर का रहा होगा। तो नॉर्मल नेचर के गुड्स में से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस नहीं कर सकता। नॉर्मल गुड्स की जो कॉस्ट थी बेचे हुए गुड्स की वो लेस करनी पड़ेगी, तो मेरे पास जो बचा वैल्यू होगा वो कौन सा होगा? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। एम आई क्लियर बेटा? फटाफट नोट करें, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे। कर लिया नोट सभी ने? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जरा, पहले पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain the value of stock on 31st March 2020। वैल्यू ऑफ स्टॉक अप्रैल 1st 2019 ओपनिंग बैलेंस 7 लाख गिवन है। परचेज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 1st 2019 टू 31st March 2020 34,60,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अबव पीरियड 7 lakh and sales during the same period 52,20,000। At the time of valuing the stock on 31st March 2019, a sum of rupees 60,000 was written off a particular item which was originally purchased for rupees 2 lakh। बेटा कौन से दिन की बात कर रहा है? यानी 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2019, ये क्लोजिंग तो ये ओपनिंग बना होगा। यानी कि 7 लाख रुपए में कुछ मटेरियल एबनॉर्मल आइटम का पड़ा हुआ है। वैल्यू कितने की थी एक्चुअली? इसकी वैल्यू कितनी कम कर दी? तो उसकी वैल्यू 1,40,000 रह गई होगी। मतलब ये 1,40,000 रुपए का स्टॉक इस 7 लाख में इंक्लूड है ना बेटा? तो नॉर्मल कितने का रहा होगा? 5,60,000। 5,60,000। नाउ इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,60,000। इट वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 60,000 यानी कि 160। तो देखो बेटा 160 में बेचना मतलब अपन लोग एबनॉर्मल सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
but for the above transaction the gross profit earned during the year was 25% of cost. तो क्या 20% सेल्स बोला जा सकता है? चलो सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, चले फटाफट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेट बना लो बेटे। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020। बेटा आपको मैंने इलस्ट्रेशन जो 8 करवाया वो आपको समझ में आ गया? अब आप मुझे आगे से आके बोलो मैं क्या लिखूं, सोचो आप खुद को करना है क्वेश्चन। बताइए मुझे क्या लिखना चाहिए सबसे पहले? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऐसा बोलेंगे, बोलो। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन विच डेट 1st April 2019। क्या ये स्टॉक का वैल्यू 7 लाख है बेटा? इसमें से क्या लेस करें बताइए? एबनॉर्मल स्टॉक। उस एबनॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट प्राइस 2 लाख है क्या बेटा? इसमें से अपन ने वैल्यू कितनी कम कर दी? कितना बचा? 1,40,000। तो क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्टॉक 5,60,000 निकल कर आ गया? अब इसमें क्या ऐड कर दें? देखो परचेज कितनी है बेटा? 34,60,000। 34,60,000। आगे ऐड, ऐड क्या करें? कौन से एक्सपेंसेस? मैन्युफैक्चर, ये सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं क्या कभी? कॉस्ट ऑफ गुड्स में कभी भी सेलिंग एक्सपेंस आते हैं क्या? ये तो हम लोग 11 में भी सीखे हैं और अपन ने फाउंडेशन में पढ़ा था, फाइनल अकाउंट तो भी सीखा था। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के बेटा? ये 7 लाख। फटाफट बताओ अपने पास जो इसका टोटल आएगा वो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगा ना? कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, फटाफट बोलो। 47,20,000, 47,20,000। अब इसमें से टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करें या कॉस्ट ऑफ नॉर्मल गुड्स सोल्ड? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स देखो बेटा 52,20,000 है क्या? पहले कौन सी सेल लेस कर दूं? एबनॉर्मल सेल। क्या एबनॉर्मली जो गुड्स बिका है उसकी सेलिंग प्राइस 1,60,000 है बेटा? तो जो नॉर्मल सेल आएगी क्या वो 50,60,000 आएगी बेटे? बताइए मैं 25% ऑन कॉस्ट यानी कि 20% ऑन सेल्स 52,20,000 पे अप्लाई करूं या 50,60,000 पे? लेस प्रॉफिट। एट द रेट 20% ऑन सेल्स। मैं चाहता तो 50,60,000 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई 25 करता तो भी सेम आंसर आएगा। 50,60,000 का 20%, 10,12,000, 10,12,000 प्रॉफिट हो गया। हटाओ कितना है? 40,48,000। बेटा आपके पास नॉर्मल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था कितना?
47 लाख 20,000, उसमें से आपने जो गुड्स नॉर्मल नेचर की थी वो आपने बेच दी, कितने की बेची? 40 लाख 48,000। तो क्या आपके पास बचा हुआ स्टॉक जो होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना बोले आप? 6,72,000, 6,72,000 रुपए। कैसे लगे दोनों क्वेश्चन आपको? एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेटे 5 मार्क्स के, तो बहुत इजीली कर पाओगे आई थिंक, है ना? 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग हुआ तो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ जाएगा, पर मैक्सिमम 5 मार्क्स का मुझे लगता है कि 5 का आ सकता है। आया हुआ अभी ये 2 बार, पहले वाला इलस्ट्रेशन ना 142 वाला, वो 2 बार आया हुआ। कर लिया सभी ने? नहीं किया तो कर लो। कर लिया नोट? बेटा अब मैं आपसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बेटा एक स्टॉक होता है फिजिकल स्टॉक, एक होता है ओन्ड स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको? फिजिकल मतलब जो फिजिकली हमारे पास पजेस्ड है, जिसके पास हमारे, जिसके हम लोग फिजिकल पोजेशन रखते हैं। ओन्ड स्टॉक का मतलब होता है जिसके हम मालिक होते हैं, जिसमें फिजिकल भी आ जाता है और नॉन फिजिकल भी आ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे मेरे पास सपोज 1 लाख रुपए का गुड्स फिजिकली अवेलेबल था, यानी कि मैं उसका मालिक हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने क्या किया, गुड्स परचेज की 5 लाख रुपए की, मैंने गुड्स परचेज की है 5 लाख रुपीस की, तो मैं ओनरशिप कितने रुपए की स्टॉक की रखता हूं अब? 5 लाख की। उसमें से 4 लाख रुपए का गुड्स ही मुझे अभी तक रिसीव हुआ है, यानी 1 लाख का गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है। कहां पे बेटे? मैंने गुड्स क्या कर दिया है? बेच दिया। 2 लाख रुपए की कॉस्ट का माल मैंने बेच दिया, और मैंने कस्टमर को क्या कर दिया? डिलीवर भी कर दिया। माइनस हो जाएगा दोनों में से, फटाफट बोलिए। सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल होते ही मैं गुड्स का ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर करता हूं, फिजिकल ट्रांसफर। तो मतलब फिजिकल पोजेशन में और ओनरशिप वाले स्टॉक में डिफरेंस होता है कि नहीं होता है? अब आपसे क्वेश्चन में 31 मार्च 2020-19 जो भी ईयर एंड होगा, आपको स्टॉक की वैल्यू पता करने के लिए बोला जाएगा, और वो स्टॉक की वैल्यू पता करने का मतलब ये है कि या तो आपसे फिजिकल वैल्यू ऑफ स्टॉक मांगेगा या फिर ओनरशिप वाला स्टॉक मांगेगा। कैसे? पहले आपको क्वेश्चन पढ़ा देता हूं मैं। आपसे क्या लिखा है? असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। कौन सी डेट को मांगा? 31 मार्च को फिजिकल स्टॉक। यहाँ पे देखिए क्या मांगता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मांगता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अगर यहाँ पर मैं गलती से फिजिकल नहीं पढ़ूं और बिना फिजिकल पॉइंट पे ध्यान दिए क्या पढ़कर आ जाऊं? स्टॉक, और एग्जाम में उसका सॉल्यूशन लिखकर आ जाऊं, तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा कि नहीं? तो स्टॉक हमेशा 2 तरह का, फिजिकल और बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं? फिजिकल और ओन मतलब जो बुक्स में आएगा, फिजिकली मतलब जो आपके पास फिजिकली पोजेशन रखता है। कैसे? एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल वाला चैप्टर याद है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 7 था, जिसमें आपको ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन थे, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था। लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन एज वेल। इलस्ट्रेशन नंबर 7 था बेटे, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लें फटाफट, याद आएगा कुछ आप लोगों को? कि हमारे पास टोटल ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख के थे, और टोटल जो स्टॉक था हमारे पास कितने रुपए का था? 60,000।
अब आप देखिए इसकी बैलेंस शीट कैसे बनी। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख में से आपने जो कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया उसकी रिवर्स एंट्री कर देते हो ना, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड, वो कर दिया आपने। आप देखो इन्वेंट्री इन ट्रेड, पहले अंदर कितना लिखा गया 60,000, ऐड किया गया इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। बेटा ये 60,000 तो है फिजिकल स्टॉक, क्या है बेटे, और 65,600 है ओनरशिप वाला स्टॉक या बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। व्हाट इज 60,000, व्हाट इज 65,600, ओनरशिप वाला स्टॉक यानी बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। बात समझ में आ गई बेटा? मुझे एक बात और बताओगे, मेरे पास ये गोडाउन पड़ा है, ठीक है, इस गोडाउन में किसी भी तरह का कोई भी इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने 2,50,000 रुपए की गुड्स परचेज कर ली, तो मेरी बुक्स में एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना रुपए हो गया। लेकिन ये इन्वेंट्री मेरे पास अभी तक रिसीव नहीं हुई, साल के एंड में मैं क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के डेबिट में क्या लिखूंगा, बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 0। क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरे पास, आया ही नहीं ना मेरे पास, तो आया नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो फिजिकली आपके पास अवेलेबल है उसे ही तो बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। गोडाउन में जाइए काउंट करके आ जाइए, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल इन्वेंट्री। बताओ मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 0 है ना। अब डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का कितना है, ये तो लॉस आ गया ना लॉस। यार माल खरीदा, आया नहीं, बिका नहीं, लॉस कैसे आ गया, आज नहीं तो कल आएगा कि नहीं आएगा, आज लॉस कैसे आ गया, नहीं आ सकता था ना लॉस। करेक्ट। हम लोग पहले जो अंदर की तरफ लिखे हैं 0, वो तो कौन सा स्टॉक है, फिजिकल। फिर एक एंट्री पास करेंगे, जैसे इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एंट्री होती है, वैसे इन्वेंट्री इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट एक एंट्री हो जाएगी। और हम इसमें क्या लिख के दिखाएंगे, एड स्टॉक इन ट्रांजिट, कितना रुपए, 2,50,000, बाहर कितना आ जाएगा, 2,50,000, डेबिट 250, क्रेडिट 250, नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे होना भी नहीं चाहिए था, कुछ बेचा ही तो नुकसान कहां से होगा, कोई एबनॉर्मल लॉस मुझे हुआ ही नहीं है, बस खरीदा है आया नहीं है। तो हमेशा इन्वेंट्री कितने तरह की होती है, 2 तरह की, पहली फिजिकल, दूसरी बुक वैल्यू। आप इस बोलेंगे बुक वैल्यू, पहले होती है फिजिकल, बाद में क्या होती है, पहले आप क्या लिखते हैं फिजिकल, बाद में एडजस्टमेंट करके फाइनल वैल्यू क्या निकालते हैं, बुक वैल्यू। बात समझ में आ गई? ऑलवेज रिमेंबर क्लोजिंग स्टॉक मीन्स physical value, closing stock means, and when no other information is given, then जितना ओनरशिप का माल था उतना फिजिकली आपके पास पड़ा हुआ है। समझ में आई मेरी बात? मान लीजिए मैंने कितने का माल खरीदा और मेरे पास आ भी गया 2,50,000 का, तो यही 2,50,000 कहाँ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बन के। नो फर्दर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो यही क्लोजिंग स्टॉक जो फिजिकल था वो क्या बन जाएगा, बुक वैल्यू बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब पॉइंट क्या आता है, सर आप स्टॉक की बुक वैल्यू तो क्या करते हैं, बुक्स में डेटा रिकॉर्ड करके मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन क्या ये डेली बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी काउंट करना, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट लेना डेली बेसिस पे पॉसिबल है क्या? नहीं सर। ये काम कैसे होता है, पीरियोडिकली। कुछ याद आया होगा, पीरियोडिकली अपन ने पढ़ा था कि फिजिकल काउंटिंग का काम डेली बेसिस पर नहीं, लेकिन बुक में रिकॉर्डिंग का काम डेली बेसिस पर हो सकता है। इसलिए हम लोग को गुड्स की फिजिकल काउंटिंग करना तो जरूरी ही है, ताकि हम ये देख सकें कि बुक के हिसाब से कितना स्टॉक होना चाहिए था और फिजिकली कितना पड़ा हुआ है, ताकि अगर कोई दोनों में डिफरेंस आ रहा हो, तो जैसे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंट आने पर बीआरएस बनता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वैसे ही फिजिकल अवेलेबल क्वांटिटी का कंपैरिजन बुक वैल्यू के साथ अगर करेंगे, बुक रिकॉर्ड के साथ करें और दोनों में क्या रहा है कंपैरिजन, तो अपन लोग उसके लिए बनाएंगे स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहली बार सुने ना बेटे, कॉस्टिंग में तो बहुत पढ़ेंगे आप, सीए इंटर में बहुत बार बनाना पड़ेगा। कौन सा स्टेटमेंट, स्टॉक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेटे बात समझ में आ गई क्या? शॉर्ट में इसे बोलते हैं एसआरएस, जैसे अपन को बीआरएस बोलते हैं ना, वैसे यहाँ क्या बोलते हैं इसे, एसआरएस। बात समझ आ गई नाउ? तो बुक वैल्यू तो चलो अपन डेटा मेंटेन कर रहे हैं, बट सबसे पहले तो अपने को उसका फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना पड़ेगा। बेटा मैं अपना ईयर एंड कौन सी डेट को करूंगा, 31 मार्च 2020। क्या 31 मार्च 2020 के दिन ही, एक ही दिन में
फिजिकल गुड्स गोडाउन में कितना पड़ा था, क्या उसका मेजरमेंट किया जा सकता है? क्या कर सकते हैं तो यू कैन गो, लेकिन आपको लगता है कि एक दिन में काम पूरा, तो ये काम की शुरुआत या तो आपको पहले करनी पड़ेगी या फिर बाद में कर दीजिए। अब जैसे ही मैंने कहा पहले कर दो तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार पहले तो कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा बाद में कर लो, थोड़ा कंफ्यूजन आया कि नहीं आया? इसके लिए मैंने कंसाइनमेंट के चैप्टर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइनल अकाउंट 31 मार्च से पहले बनते हैं या 31 मार्च को बनते हैं या 31 मार्च के बाद बनते हैं? पहले तो आप लोग ऑन ही बोले थे, याद करो बेटा। अभी जो आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो ना बाद, ऐसे बोल रहे हो जैसे पता नहीं कहां से पैदा हुए तभी सीख के आए थे। बाद में करते हैं बेटे। तो इन्वेंट्री की काउंटिंग भी क्या हो सकती है, ईयर एंड के पहले, ईयर एंड के बाद में हो सकती है। सर बाद में क्यों करेंगे, बिजनेसमैन को नहीं पता कि 31 मार्च को स्टॉक चाहिए? अरे भाई, फिजिकल काउंटिंग करने के लिए आपको अपने बिजनेस को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करना पड़ता है। कॉपी में थ्योरी में डिस्टिंक्शन लिखवा रहा था आपको, मैं याद आया कि फॉर द फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल काउंटिंग ऑफ द गुड्स, बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू बी सस्पेंडेड फॉर सम डेज। आपके घर में जब दिवाली की सफाई अपन लोग करते हैं, घर अस्त व्यस्त होता है कि नहीं होता है? क्या आप नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं उन दिनों? समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो फिजिकल काउंटिंग का काम जो है बेटा वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप इधर तो गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, इधर फिजिकल काउंटिंग चल रही है। वो फिजिकल काउंटिंग कभी सक्सेसफुल होगी ही नहीं। अभी तो इन्वेंट्री का हिसाब लगाया था, फिर आया, फिर चेंज हो गया, फिर हिसाब लगाया, फिर गया, फिर चेंज हो गया। आपको दुकान 3 से 4 दिन बंद करनी पड़ेगी। अब जैसे ही दुकान में 3 से 4 दिन बंद करूंगा, आपको एक दिन भी दुकान बंद करने के कारण सेल्स का लॉस होगा कि नहीं होगा? नाउ ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस में दुकान पे इफेक्ट कितना कब ज्यादा आता है। मान लीजिए मेरे पटाखों की शॉप है, क्रैकर्स का बिजनेस है मेरा, मेरे लिए पटाखों की सेल सबसे ज्यादा रक्षाबंधन पे होती है क्या? होली के दिन होती है क्या? फिर कब होती है? दिवाली से पहले या शादी के सीजन में होती है ना बेटे। तो मैं दिवाली से 2 दिन पहले अगर दुकान बंद करके बैठ जाऊं तो लोग मुझसे पूछेंगे नहीं, अरे दुकान क्यों बंद कर दी, धंधे के टाइम पे, बिजनेस के टाइम पे? मैं कहूंगा अरे यार इन्वेंट्री काउंट कर लेता हूँ, कितने सूतली बम पड़े हैं, कितने मुर्गा छाप पड़े हैं, कितनी फुलझड़ियां पड़ी है। लोग मुझे पागल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अरे भाई, बिजनेस के टाइम पे दुकान बंद करेगा, 15-20 हजार रुपए का एक दिन का अगर तेरा सेल होता है, 5 दिन बंद कर देगा, लाख रुपए के बराबर का नुकसान हो जाएगा तेरा। ये काउंटिंग बाद में कर लेना, या तो तू बहुत पहले कर लेता या काउंटिंग बाद में कर लेना। देखते होंगे जैसे दिवाली का वो जो फेस्टिवल है वो पूरा हो जाता है, अगले दिन एकदम ठंडा बाजार हो जाता है कि नहीं हो जाता है? सिर्फ वही लोग मिलते हैं जो एक दूसरे के आने और जाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है? अब अगर आप 2 दिन अगर दुकान वहां बंद कर लेंगे तो आपको ज्यादा सेल्स का नुकसान नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो कुछ भी कारण से आप अपने हिसाब से तय करो कि आपको अपनी इन्वेंट्री की काउंटिंग पहले करनी है कि बाद में। मान लीजिए मैं अपनी इन्वेंट्री की काउंटिंग का काम कौन सी डेट को फिनिश कर दिया, 23 मार्च, 20 तारीख को गोडाउन में गया था, 20, 21, 22, 23 4 दिन मुझे लगे। 23 तारीख की शाम को मैं आके कहता हूं कि मेरे पास गुड्स कितने रुपए का अवेलेबल है, 1,50,000। कौन सी डेट को अवेलेबल है? अब मेरे को जो बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज करनी होगी उसमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 23 मार्च का 1.5 लाख रुपए स्टॉक आएगा या 31 मार्च का स्टॉक आएगा? लेकिन मेरे पास तो क्या पड़ा हुआ है, तो क्या 31 मार्च को फिर दुकान बंद करूं क्या? ना। अब मैं इसी 1.5 लाख रुपए में इन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 इन 8 दिनों में जो गुड्स आया होगा उसे क्या कर दूंगा, प्लस, जो गया उसे क्या कर दूंगा, लेस, परचेज रिटर्न होगा उसे लेस, सेल्स रिटर्न होगा उसे ऐड। बस ये ध्यान रखिएगा, ये सारी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, कॉस्ट, क्योंकि सेल्स प्राइस में तो प्रॉफिट भी या लॉस भी इंक्लूड होता है। बात समझ में आ गई बेटा? हम लोग खड़े कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है? तो जो आया उसे प्लस ही करते हैं, जो जाता है उसे माइनस, मतलब हम सीधा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बट मान लीजिए किसी कारण से हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कौन सी डेट को कर पाए और मेरे को स्टॉक वैल्यू 10 अप्रैल को कितनी गिवन है, 2 लाख। अब मैं जब फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा या बुक्स को फाइनलाइज करूंगा तो बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग अकाउंट में 10 तारीख का स्टॉक दिखाऊं कि 31 तारीख का? पर मेरे को दिखा हुआ क्या है, 10 का। क्या करूं, उल्टा चल लूं बेटे इसमें? जो इस दौरान माल आ गया होगा उसे तो क्या कर दूं, माइनस, जो माल मैं बेच चुका हूंगा उसे क्या कर दूं, प्लस, जो मेरे पास रिटर्न होके आ गया प्लस हो चुका उसे क्या कर दूं, माइनस, और जो मैं रिटर्न कर चुका चला जा चुका उसे क्या कर दूं, प्लस। सीधा की बजाय उल्टा चल लूं कि नहीं चल लूं? सीधा कब चलेंगे?
अगर पहले हो गया तो प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, मतलब जो आता है उसे प्लस, जो जाता है उसे माइनस। उल्टा कब करेंगे? जब 31 मार्च के बाद या जिस दिन का इन्वेंट्री हमको पता करना था, अगर उस दिन के बाद में पता किया तो जो प्लस हो चुका उसे माइनस, जो आ चुका उसे माइनस, जो जा चुका उसे प्लस। रिवर्स कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बड़े बात समझ आ गई। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन्वेंट्री का वैल्यू कभी भी दिया हो, उसमें एडजस्टमेंट करने पर हमें इन्वेंट्री 31 मार्च को बुक वैल्यू वाली मांगी है या फिजिकल वैल्यू मांगी है? क्या बोला मैं आपको? इस दिन बुक वैल्यू मांगी कि फिजिकल? कैसे? ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया था बेटे। इस क्वेश्चन में देखो, हमको इन्वेंट्री कब की चाहिए, देखिए कब की चाहिए, और ये इन्वेंट्री का काम कौन सी डेट को हो सका है? 9 अप्रैल को इन्वेंट्री की वैल्यू असर्टेन की गई, कितना रुपए? 2,50,000। पहले तो बताओ सीधा चलूं कि उल्टा चलूं? उल्टा चलना पड़ेगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि मुझे 31 मार्च को कौन सी इन्वेंट्री चाहिए। समझ आई मेरी बात? इधर देखो, मुझे इन्वेंट्री कौन सी डेट की गिवन है? वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज ₹48 लाख, और मुझे पता कब की करनी है? 30 जून की। लेकिन वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखा है कि वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक लिखा है? बात समझ में आ गई? आप कहीं पर भी क्यों ना खड़े हो, पहले खड़े हैं तो प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, बाद में खड़े हैं तो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन बुक वैल्यू मांगी है कि फिजिकल वैल्यू। बात समझ में आ गई? हाउ विल वी अंडरस्टैंड किस क्वेश्चन में क्या डिमांड किया है? यार आपको क्वेश्चन में साफ साफ गिवन था कि नहीं था? असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक, या फिर केवल क्या गिवन था? असर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। बड़े बात समझ में आ गई क्या? चलें अपन आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए जरा, छोटा सा क्वेश्चन एकदम। इलस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़िए। अ ट्रेडर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट ऑन 31st मार्च ईच ईयर। बेटा प्रिपेयर्स होना चाहिए, प्रिपेयर्स। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, कुछ कारण ऐसे थे, नो इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब होता है फिजिकल काउंटिंग ऑफ द गुड्स। इन्वेंट्री टेक करना मतलब इन्वेंट्री का मेजरमेंट करना। कुड बी पॉसिबल विच डेट? 15 अप्रैल। 31 मार्च को चाहिए था, और पता हम कब कर पा रहे हैं? 15 पर। सीधा चले या उल्टा चले? ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन कहां होता है? फिजिकली came to rupees 5 lakh. The following facts were established between 31st March and 15th April 2020. बेटा 15 अप्रैल तक जो ट्रांजेक्शन हो गए, चाहे गुड्स आया हो चाहे गुड्स गया हो, वो सभी इस 5 लाख में इंक्लूड है ना बेटा? तो क्यों ना 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुए उनका ट्रीटमेंट नलीफाई कर दें, तो 31 तारीख को स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएगी। सेल्स हुई है 4,10,000, जिसमें नकद कितना बेचा? 1 लाख। परचेज हुई है 50,340 में, कैश कितना है? 19,900, और सेल्स रिटर्न कितना है? 10,000। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। देखिए मैं कुछ गलती करूंगा, बताना कहां गलती कर रहा हूं, ठीक है? You are required to ascertain the value of physical inventory on 31st March 2020. क्या नहीं है? ओ हाँ सॉरी, क्या नहीं है? फिजिकल नहीं है। मैं तभी क्या कर देता? फिजिकल, तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता बेटे। और क्वेश्चन में मांगा केवल क्या है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब बुक वैल्यू हमारा था, हमारे पास था चाहे नहीं था, हमारा था। बात समझ में आ गई क्या? पक्का? चलो बेटे बनाओ, लिखो इलस्ट्रेशन नंबर। क्या हुआ बेटा? किसका? नहीं इसमें नहीं पड़ेगा, इसमें तो ओनरशिप होनी चाहिए, चाहे आओ और चाहे ना हो। ओनरशिप तो दोनों आ गया ना बेटा? हाँ, सब कुछ आ सकते हैं इसके अंदर ओनरशिप में। चलो लिखो, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020।
वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 15th अप्रैल 2020। क्या स्टॉक की वैल्यू अपने को 5 लाख गिवन है बेटा? पहले आप लोग यहां तक लिख लो, तो मेरे साथ साथ चलना। और लिखते ही मुझे बता भी देना। बेटा इतनी डिजाइन क्यों करता है तू? है दोस्त? ओए नहीं, वो तेज चाहो तो पूरी कॉपी में कर ले, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ इतना डिजाइन में तेरा टाइम वेस्ट होता है, एग्जाम में भी होएगा, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 15 अप्रैल 20 रुपीज कितना हो गया बेटे? 5 लाख। अच्छा ये स्टॉक जो है वो 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में सभी ट्रांजेक्शन वो को इंक्लूड करके बैठा हुआ है। नाउ लिखेंगे इसमें एडजस्टमेंट्स of transactions between 31st March 2020 and 15th April 2020। ओके हाँ बेटा, सीधा चल रहे हैं कि अपन उल्टा चल रहे हैं इस पीरियड में? उल्टा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेल्स। अच्छा जब इन्वेंट्री की बात होती है तो उधार कितना है, नकद कितना है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। क्या सेल्स अपने पास 4,10,000 रुपए की है बेटा? नाउ वी हैव टू ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखो अपने को सेल्स रिटर्न भी गिवन है 10,000 रुपए। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं 4,10,000 का ट्रीटमेंट अलग से कर लूं तो सेल्स रिटर्न का ट्रीटमेंट अलग से करना पड़ेगा। तो इस इलस्ट्रेशन में तो सेल्स रिटर्न लेस करके दिखा देता हूं, अगले इलस्ट्रेशन में अलग करके दिखा दूंगा। ठीक है, लेस 4,00,000 रुपए आ गया बेटा। बेटा जी इसमें क्या लेस किया जाए? प्रॉफिट। प्रॉफिट एट द रेट कितना परसेंट है? देखो 20% ऑन सेल्स। 4,00,000 का 20% बोले तो बेटा अपने को ये ऐड करना था ना आइटम। सेल्स में माल जा चुका होता है, अपने को तो रिवर्स करके प्लस करना था। कितना आएगा? 3,20,000। सेल्स में क्या हो जाता है? गुड्स चली जाती है। ये कब चली गई थी? 31 तारीख के बाद चले गए, यानी 31 तारीख को तो हमारे पास थी ना बेटे, हम उसके ओनर थे ना, इसलिए अपन ने प्लस कर दिया इसे। बट नाउ लेस, क्या इस पीरियड के दौरान हमने परचेजेस भी किए क्या? परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड कितना रुपीज? 50,340। वैल्यू ऑफ स्टॉक, हाँ जी 5 लाख प्लस 3,20,000 माइनस 50,340। फटाफट बताओ। 769,660। दिस इज द आंसर, 769,660। अंडरस्टूड? इजी था बेटे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लें ऐसा कैसा? इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, थोड़ा हेल्दी वेल्दी क्वेश्चन लगता है, बट है बहुत गरीब सा। बताओ क्यों? क्योंकि दिखने में बहुत सारी बातें लिखती है इसमें, लेकिन इसमें है 4-5 बातें जो बहुत आसानी अपन लोगों को लगेगी पढ़ने में। Inventory taking for the year ended 31st March 2020 was completed by 10th April 2020. The valuation of which showed a inventory figure of 16,75,000 at cost
ऑन द कंप्लीशन डेट। पता कौन सी डेट को चाहिए था? 31 मार्च। और हमें पता कब का है? सीधा या उल्टा? मतलब 31 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो चुके उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो 31 मार्च को इन्वेंट्री की वैल्यू पता चल जाएगी। आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, इसको थोड़ा फ्लो इधर करो ना, थोड़ा इसका वेंट ऊपर करो हल्का सा, ऊपर, नीचे जा रहा है वो। नाउ स्टॉप। और ऊपर नहीं हो सकता इससे? करो फिर। After the end of accounting year until the date of completion of inventory taking, sales for the next year were made for rupees 68,750। मतलब अगले साल के दौरान जो सेल हुई, बस जो 31 मार्च 2020 के बाद हुई वो कितने की थी? 68,750। प्रॉफिट मार्जिन कितना था? 33.33% ऑन कॉस्ट। अब प्रॉफिट मार्जिन सेल्स पे निकालने के लिए कॉस्ट का परसेंट अप्लाई करूं या सेल्स का? तो कॉस्ट का 33.33, सेल्स का 25% होता है। Purchase for the next year included in the inventory amounting to rupees 90,000 at cost less trade discount at the rate 10%. During this period, goods were added to inventory. Added मतलब add किया गया inventory में at a markup price of rupees 3,000 in respect of sales return. तो सेल्स भी हुआ, परचेज भी हुआ, सेल्स रिटर्न भी हुआ। बेटा यहां तक जो क्वेश्चन था ना, ये 9th नंबर इलस्ट्रेशन ही था। ये मान लीजिए स्टॉक का वैल्यू गिवन है, परचेज गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है। अब आगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम्स costing rupees 11,250 which should be taken at rupees 5250 to ensure disposal to an interested कस्टमर। इस 16,75,000 की वैल्यू में 11,250 रुपए का इन्वेंट्री ऐसे गुड्स का शामिल है जिसका वैल्यू बाजार में 5,250 से ज्यादा है ही नहीं, और अगर हम कर भी देंगे ज्यादा तो कोई कस्टमर हमसे खरीदेगा नहीं। तो गुड्स को बेचने के लिए इन्वेंट्री का वैल्यू कम ही करना पड़ेगा। नाउ इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट और एनआरवी विच एवर इज लेस। आपने किस पे कर रखा है, लेकिन रखना किस पे चाहिए था? बोलता है ना शुड बी टेकन एट 5250, यानी 16,75,000 में इंक्लूड कितना है? 11,250, जबकि होना कितना चाहिए था? 5,250। तो दो ऑप्शन है अपने पास, या तो 11,250 पहले जो प्लस कर रखा है उसे माइनस कर दूं और 5,250 ऐड कर दूं, या दोनों में डिफरेंस कितना है? 6,000, वो ही लेस कर दूं, काम हो जाएगा मेरा। आगे, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. As a result, the customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be rupees 12,500 on which date? 31st March. मेरे को किसी कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मेरे को ये फला फला तरह का मटेरियल मंगवा दीजिए। मैंने कहा मंगवा दूंगा। कस्टमर ने कहा इस डेट तक अगर गुड्स सप्लाई कर देंगे तो मैं गुड्स आपसे खरीद लूंगा, पैसे दे दूंगा। इस डेट तक अगर आप गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे तो मैं आपसे नहीं लूंगा, किसी और से लेके चला जाऊंगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं, मंगवा देंगे हम लोग। अब मैं जिससे मंगवाऊंगा उसके एरिया में क्या आ गई? फ्लड, बाढ़ आ गई, ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ गया, वो मुझे टाइमली क्या नहीं कर सका? गुड्स डिलीवर नहीं कर सका। तो मेरे को तो गुड्स उससे खरीदना पड़ेगा। मैंने खरीद लिया, अब मैं किसको दे रहा हूँ? कस्टमर को। कस्टमर बोलता है यार तूने मेरे को टाइम पे नहीं दिया, मैं तो किसी और से लेकर मेरा काम चला लिया। अब वो गुड्स मेरे पास पड़ी रह गई कि नहीं पड़ी रह गई? अब ये गुड्स मैंने आम जनता के लिए मंगवाई थी कि स्पेसिफिक कस्टमर के लिए मंगवाई? तो उसमें कुछ चीजें भी स्पेसिफिकली एडेड होगी। क्या आम जनता उसको बहुत आसानी से खरीद लेगी क्या? मुझे उसमें थोड़े से प्राइस स्लैश करके ल्यूक्रेटिव बनाना होगा कि नहीं बनाना होगा? मैंने 15,500 की कीमत की एनआरवी कितनी निकाली? 12,500। तो मुझे 15,500 पे इंक्लूड करना चाहिए था या 12,500 पे? पर मैंने किया हुआ किस पे है? 3,000 क्या कर दूंगा? लेस। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा था? यहां तक का क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ा हुआ था, और ये छोटी छोटी बातें दिखने में थी, इसलिए क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा था। समझने में बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया? आगे बोलता है
You are required to compute the value of inventory for inclusion in the final account for the year ending 31st March. ये गलती से है बेटा 31st March 2020. करें शुरू फटाफट. Statement of calculation of value of inventory on 31st March 2020. अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन में सीधा चलना था कि उल्टा चलना था? उल्टा चलना पड़ेगा क्योंकि 9 अप्रैल का दिया, 10 अप्रैल का दिया हुआ है शायद. वैल्यू ऑफ स्टॉक on 10th April 2020. This is rupees 16,75,000. क्या करें अपन इसमें? Adjustment for the transactions took between 31st March 2020 and 10th April 2020. बेटा फर्स्ट मुझे क्वेश्चन में पहले से सेल्स गिवन है क्या? देखो सेल्स मुझे इस पीरियड के दौरान कितने रुपए की गिवन है? 68,750. सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 68,750 गिवन है. दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो यहीं से क्या लेस कर दिया जाए, सेल्स रिटर्न. तो पहला मैं आपको सिखा चुका इलस्ट्रेशन नंबर 9 में, वैसे भी कर सकते हो या सेल्स रिटर्न को अलग भी दिखा सकते हो. ठीक है, लेस प्रॉफिट एट द रेट ऑन कॉस्ट और 25% ऑन सेल्स. 68,750 का 25% लेस करो फटाफट. 17,188 रुपए. बाहर वैल्यू बताओ बेटे. 51,562. एम आई क्लियर बच्चा लोग? अच्छा, इस दौरान क्या कोई परचेज भी हो रखी है क्या? ये देखो ये रही परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री रुपीज 90,000, लेकिन वो 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आई होगी. तो लेस परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड लेस 10%. बेटा ये जो 81,000 का गुड्स हमारे पास आया, ये 31 मार्च को था या नहीं था? नहीं था, इसलिए ऑलरेडी ऐड हो चुका है. उल्टा चल रहे हैं तो ऐड हुई वैल्यू को लेस कर देंगे. थर्ड, सेल्स रिटर्न. बेटा सेल्स रिटर्न होने पर बिकी हुई गुड्स हमारे पास वापस आती है क्या? तो ये ऐड हो चुकी है. उल्टा चलने पर क्या कर दें इसे? लेस. सेल्स रिटर्न बोलो कितने की है? 3,000. कितना रुपीज? 750. आ गया 2250. हाँ ना बोलो. यहां तक क्लियर होगी ना सारी बात? ये तो था यहां का आंसर. अगर क्वेश्चन इधर ही खत्म हो जाता ना, इधर की तरफ, तो अपन लोग यही प्लस माइनस करके अपना आंसर निकाल लिए होते. लेकिन नाउ फोर्थ, लेस. बेटा आपने रिवैल्यूएशन पढ़ा है क्या पार्टनरशिप में? जब एडमिशन हो रहा हो, चेंज इन पीएसआर हो रहा हो, तो देखो अपन क्या करते हैं, हम लोग असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं. तो स्टॉक का वैल्यू बैलेंस शीट में भी गिवन होता है और फिर बाहर उसका वैल्यू बताता है.
तो स्टॉक की वैल्यू कम और ज्यादा कैसे हो जाती है? कम मतलब वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी, ज्यादा मतलब मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा हो रखी है। कम का मतलब कि हमारी बुक्स में वैल्यू ज्यादा है लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, कम, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो जाता है ना अपने को। यहाँ पर भी एक इन्वेंट्री जिसकी वास्तव में कीमत कितने की थी, 11, लेकिन वो मार्केट में कितने में बिक सकती है, केवल टू एंश्योर द डिस्पोजल ऑफ एन इंटरेस्टेड कस्टमर। इंटरेस्टेड कस्टमर इसको इतना ही लेने में इंटरेस्ट है कि वो इस 11,250 के स्टॉक की वैल्यू कितना पे कर सकता है, 5,250 लेस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। 11,250 माइनस 5,250, क्या इन्वेंट्री का वैल्यू 6,000 आ गया बेटा, एंड नाउ लेस हमारे इस 16,75,000 के स्टॉक की वैल्यू में 15,500 का इन्वेंट्री और भी शामिल था जिसको कि हम कितने में ही बेच पाएंगे, 12,500। तो हमारे को नुकसान क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि हम सप्लाई में डिफॉल्ट कर गए कि नहीं कर गए, डिफॉल्ट मतलब गलती कर गए, लेस लॉस ड्यू टू डिफॉल्ट इन सप्लाई। 15,500 माइनस 12,500 बोले तो 3,000 आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट बताओ। 16,34,312 वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। पहले लिख लो फिर मॉड्यूल से आंसर चेक करेंगे। फटाफट लिखो। मॉड्यूल में 2 रुपए का आंसर आ रहा है बेटा। हाँ जी, नहीं प्रॉफिट मार्जिन के कारण नहीं आ रहा, बताता हूं। देखिए मॉड्यूल में आंसर है 16,34,310। बेटा अपन लोगों ने तो सेल्स का फिगर जो लेस किया था वो 51,562 रुपए लेस किया था, 562। मॉड्यूल में कितना लेस किया है, 51,560। यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया, जो हम लोगों ने 17,188 लेस किया है ना बेटा, वो उन्होंने मल्टीपल ऑफ 10 में लेकर लेस कर दिया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ आ जाता कि कैलकुलेशन शुड बी नियरेस्ट टू ऑफ मल्टीपल 10, हम लोग जैसा आंसर देंगे वही आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई? हाँ, लिख दिया होता है कि फिगर्स को किस वैल्यू में लेना है, मल्टीपल ऑफ 10 में लेना है। तो फिर अपन डेफिनेटली इस 51,562 को मल्टीपल ऑफ 10 करेंगे तो ये इसके नियरेस्ट जो 10 था वो 560 था ना बेटा, बोलो। तो अपन यहाँ लिखे होते 51,560, हमारा आंसर भी कितना होता, 16,34,310 हुआ होता। आज जो पढ़े वो समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए बेटा इस चैप्टर में इलस्ट्रेशंस तो सारे हो गए, आपने वो इलस्ट्रेशन 11 और 12 कर लिया है। हम लोग जब कल मिलेंगे तो आपको पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, उसके बाद हम करेंगे 4th, और टाइम मिलेगा तो करेंगे 3rd। पहले करेंगे 1st, फिर करेंगे 4th, टाइम मिलेगा तो 3rd। ओके।